नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो इकोनॉमी टुडे। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। डॉलर इंडेक्स में 3 महीने के निचले स्तर से रिकवरी देखने को मिली है। कच्चे तेल की बात की जाए तो सपाट कारोबार, मेटल्स में मिला जुला ट्रेड। भारतीय शेयर बाजारों की बात की जाए तो आज एक्शन पैक्ड रहने वाला है दिन। बाजार पर जो ग्लोबल संकेत है उनका असर देखने को मिल सकता है और खासतौर पर यूएस फेड के मिनट्स के चलते बाजार में मिला जुला कारोबार देखने को मिलेगा, क्योंकि फेड सदस्यों ने जो रुख अपनाया है वो रिस्ट्रिक्टिव रुख है, यानी कि रिस्ट्रिक्टिव रहकर वो आगे चलेंगे और देखेंगे कि महंगाई कैसी है और फिर दरें कम की जाए या बढ़ाई जाए, उस पर फैसला लिया जाएगा। और इसी के चलते डॉलर इंडेक्स में रिकवरी देखने को मिली, बॉन्ड यील्ड सपाट। एशियाई और अमेरिकी वायदा बाजारों में मिला जुला कारोबार और कल बीएसई सेंसेक्स 275 अंक चढ़कर 65,930 पर बंद हुआ। इन तमाम खबरों पर रहेगी नजर, लेकिन सबसे पहले रुख करते हैं आज की आर्थिक टॉप लाइन्स का। तो किसानों के लिए खुशखबरी, समुद्री मार्ग से फल सब्जियां निर्यात बढ़ाने पर सरकार का जोर, होंगे डबल फायदे, सरकार बना रही है प्रोटोकॉल। डीप फेक के बढ़ते मामले का तोड़ निकालेगी सरकार, जल्द बनाया जाएगा फ्रेमवर्क। नहीं बनी बात तो बनेगा नया कानून। 19 साल बाद आया टाटा ग्रुप का कोई आईपीओ। टाटा टेक्नोलॉजीज सब्सक्रिप्शन के लिए आज से खुल रहा है और मिल सकते हैं 70% से ज्यादा के रिटर्न्स। और सप्ताह के तीसरे कारोबारी सत्र मामूली गिरावट के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। कल जैसा कि हमने बताया कि हरे निशान में भारतीय शेयर बाजार बंद हुए थे और अब लगातार इन सभी प्रमुख आर्थिक टॉप लाइंस पर रहेगी हमारी नजर। तो एक मिला जुला कारोबार देखने को मिल रहा है। जो शुरुआती क्यूज हैं, एक बार गिफ्ट निफ्टी पर नजर डालेंगे कि गिफ्ट निफ्टी किस तरह का इशारा दे रहा है, क्योंकि हमने देखा कि जो मिनट्स रिलीज किए गए फेड द्वारा उसकी वजह से बंद हुए, गिरावट के साथ बंद हुए थे यूएस के बाजार। गिफ्ट निफ्टी सपाट कारोबार करता हुआ 19,844 का लेवल है और मिले जुले संकेतों पर भारतीय शेयर बाजारों की जो ओपनिंग थी उस पर भी रुख डालते हैं कि ये जो ओपनिंग किन स्तरों पर हुई। हालांकि अभी हमने जिस तरह से आपको बताया कि नेगेटिव ओपनिंग हुई थी, एक बार रुख करते हैं कि भारतीय शेयर बाजारों की जो ओपनिंग डेटा था वो किस तरफ जाता हुआ। रुख करते हैं सेंसेक्स ओपनिंग का 65,890 का लेवल, 40 अंकों का दबाव यहाँ देखा जा रहा है। रुख करते हैं निफ्टी का भी। तो जिस तरह से फेड मिनट्स के बाद एक मिला जुला कारोबार देखने को मिला, उसका असर भारतीय शेयर बाजारों पर भी पड़ता हुआ। 19,760 से अबव का लेवल, 13 अंकों की सपाट कारोबार होते हुए हम निफ्टी पर भी देख रहे हैं। ये वो स्तर है जब भारतीय शेयर बाजार खुले थे और इसीलिए क्योंकि फेड के मिनट्स का मिला जुला असर हम तमाम भारतीय बाजारों पर तो देख ही रहे हैं। अब उन स्टॉक्स पर एक नजर डालते हैं, खासतौर पर जो बाजार को चीयर अप करने का काम कर रहे हैं। ये टॉप गेनर्स देखिए, बीपीसीएल, टाटा कंज्यूमर्स, टाटा मोटर्स, आज तो खैर टाटा कंपनी का आईपीओ भी आने वाला है। कोल इंडिया, सन फार्मा, डिफेंसिव सेक्टर का बड़ा स्टॉक सन फार्मा, बीपीसीएल, ओएनजीसी, ऑयल एंड गैस सेक्टर का बड़ा स्टॉक चार्ट को लीड करता हुआ टाटा कंज्यूमर्स और टाटा मोटर्स। एक मिक्स्ड बैग यहाँ पर देखने को मिल रहा है जो मार्केट को सपोर्ट करने का, चीयर करने का काम कर रहा है। अब एक रुख उन सभी स्टॉक्स पर जो लूजर्स पैक के हैं, यानी कि मार्केट को नीचे खींचने में लगातार कोशिश में लगे हुए। हिंडाल्को, कोटक बैंक, टीसीएस पर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख आया है, उसके बाद से देखिए स्टॉक में गिरावट, उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक, डेविस लैब, ये तमाम वो स्टॉक्स जो दबाव के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं, एक दायरे में ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो अब रुख करते हैं, क्योंकि लगातार हम शुरुआत से ही यूएस के बाजारों की बात कर रहे हैं तो उनका जिक्र आना लाजमी है। तो यूएस के बाजारों को देखते हैं। देखिए, डाउ जोन्स में हम इसे सपाट कारोबार के साथ बंद होता हुआ कह सकते हैं। S&P 500 और नास्डैक में गिरावट दिखेगी। आईटी शेयर्स में लगातार दबाव है। जिस तरह से रिस्ट्रिक्टिव रुख का अंदेशा यूएस फेड ने दिया है, यानी कि वो देखेंगे पहले महंगाई के मोर्चे पर किस तरह के कदम उठाए जाएंगे, उसके बाद फैसला लिया जाएगा, जिसका असर हमने यहाँ पर पड़ते हुए देखा। यानी कि अमेरिकी बाजार सुस्त दायरे में कारोबार करते हुए नजर आए। अब यूरोपियन बाजारों को देखते हैं। हमने देखा कि एक दिन पहले वहां रैली देखी गई, लेकिन अभी यूरोपियन बाजार भी इन्हीं क्यूज को फॉलो करते हुए सुस्त दायरे में कारोबार करते हुए नजर आए। एफटीएससी की बात की जाए, कैक और डैक्स, तमाम इन तीनों बाजारों में हमने सपाट कारोबार होता हुआ देखा और ये भी गिरावट के साथ बंद हुए।
लेकिन एशियाई बाजारों में थोड़ी हरियाली है। जापानी बेंचमार्क निकाई 205 अंकों की बढ़त के साथ, हैंगसेंग में भी 56 अंकों की बढ़त, लेकिन कॉस्पी एक सपाट लेवल्स पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो यानी कि मिला जुला कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ब्रेंट क्रूड का अगर रुख करें तो ब्रेंट क्रूड जो है वो $82 प्रति बैरल मामूली गिरावट के साथ, यानी कि अभी भी 80-82 का लेवल है ब्रेंट क्रूड का, जिसके दायरे में वो कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। तो इन तमाम खबरों पर हमारी नजर रहेगी और किस तरह से तमाम ये जो फैक्टर्स हैं वो मार्केट एंटिसिपेट करके चलता है, डिस्काउंट करके चलता है, इस पर रहेगी नजर। लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार आकर जानेंगे आज का इकोनॉमी टुडे का फोकस कहाँ इशारा कर रहा है। इसे जानने के लिए आप देखते रहिए इकोनॉमी टुडे और जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत और अब बात करते हैं इकोनॉमी टुडे में आज के फोकस से जुड़ी हुई। तो आज के फोकस में आर्थिक मोर्चे से अच्छी खबर है, इसी से शुरुआत करते हैं। 2023-24 में भारत की विकास दर जो है, अगर उसकी तुलना अन्य प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं से करें तो वो सकारात्मक रहेगी। वित्त मंत्रालय की जो मासिक आर्थिक रिपोर्ट है उसके अनुसार चालू वित्त वर्ष में आर्थिक वृद्धि दर मजबूत रहने की उम्मीद है। क्या है बड़ी बातें इस मासिक रिपोर्ट की, आइए समझते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। चालू वित्त वर्ष में आर्थिक वृद्धि और स्थिरता के मामले में स्थिति मजबूत रहने की उम्मीद है। वित्त मंत्रालय की मासिक रिपोर्ट में कहा गया है कि 2023-24 में अधिकांश अर्थव्यवस्था में सकारात्मक गतिविधियां देखी गई हैं और यही कारण है कि वित्त वर्ष 2024 का समापन मजबूत विकास और व्यापक आर्थिक स्थिरता के साथ होगा। मजबूत घरेलू बुनियाद और मुद्रास्फीति में नरमी की उम्मीदों के चलते भारत वित्त वर्ष 2023-24 में दुनिया की सबसे तेजी से वृद्धि करने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 6.5% रहने का अनुमान लगाया है। रिपोर्ट के अनुसार मुद्रास्फीति के मोर्चे पर अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और मुख्य मुद्रास्फीति में निरंतर नरमी से आगे चलकर मुद्रास्फीति के दबाव को नियंत्रित करने की संभावना है। सरकार के निरंतर निवेश प्रोत्साहन, कंपनियों के बेहतर मुनाफे और बैंकों के गैर निष्पादित ऋणों में कमी से निवेश में उछाल रहेगा। वहीं सेवा निर्यात के मोर्चे पर मजबूत प्रदर्शन के कारण भारत के निर्यात में भी अच्छा प्रदर्शन होने की उम्मीद है। राजस्व संग्रह लगातार बेहतर बना हुआ है और व्यय के स्तर पर सूझबूझ के साथ काम किया जा रहा है। यही वजह है कि केंद्र सरकार चालू वित्त वर्ष में घाटे के तय लक्ष्य को हासिल करने के रास्ते पर है। वैश्विक अनिश्चितताओं और ताजा भू राजनीतिक चुनौतियों के बीच भारत की आर्थिक ताकत में वैश्विक विश्लेषकों के बढ़ते विश्वास को दर्शाता है। कुल मिलाकर चालू वित्त वर्ष में देश की आर्थिक वृद्धि दर अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले बेहतर रहने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो सर पर दौड़ रहा है भारत आर्थिक प्रगति के पथ पर और इस पर करेंगे चर्चा। जुड़ेंगे खास मेहमान हमारे साथ, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का इकोनॉमी टुडे में। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत और हमारे आज के फोकस पर चर्चा करने के लिए जिस तरह से जो रिपोर्ट जारी की गई है वित्त मंत्रालय द्वारा मासिक, उस पर बात करने के लिए विशिष्ट मेहमान जुड़े हुए हैं। शुभमोय भट्टाचार्य जी वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार हैं। शुभमोय जी बहुत बहुत स्वागत है आपका इस खास शो पर। शुभमोय जी, पहला सवाल यही है कि जिस तरह से जो ये मासिक रिपोर्ट है, ये सबसे बड़ी बात जो परिलक्षित करती है वो ये है कि आर्थिक वृद्धि दर जो है उसको लेकर जो विश्वास है खास तौर पर वो बना हुआ है और घरेलू कारक यानी जो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, और अगर आप देखें कि भारतीय अर्थव्यवस्था में इस वक्त जिसे कहते हैं टेंशन का उस तरह से हम कोई माहौल नहीं देख रहे हैं और डोमेस्टिक कंजम्पशन जिसका जिक्र
वित्त मंत्री ने कल किए थे कि डोमेस्टिक कंजम्पशन में जो वृद्धि आया है वो अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है, सकारात्मक डेवलपमेंट है। वो इसलिए है क्योंकि इस वक्त अगर हम विदेशी बाजार को देखें तो निर्यात की जो अपेक्षा है वो कम हो रही है, इसलिए क्योंकि दुनिया में बहुत सारे मुश्किलें सामने आ रहे हैं। एक तरह से मंदी का दौर चल रहा है यूरोपीय मार्केट में, और खासकर रशिया यूक्रेन लड़ाई की वजह से उधर इसराइल और हमास के बीच में संघर्ष में भी कुछ और डिस्टर्बेंस आएंगे। ये सारी चीजें हैं जी। इन सबको देखते हुए जब निर्यात का ज्यादा वृद्धि अनुकूल नहीं है तो डोमेस्टिक कंजम्पशन को इस वक्त एक पॉजिटिव स्टेप में आना बहुत जरूरी है जी। और वही जो अभी जो डेटा जो हमें दिख रहा है वो दिख रहा है कि डोमेस्टिक कंजम्पशन में वृद्धि हुआ है, और ये वृद्धि का दौर अगर चलता रहे तो निश्चित ही भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक जिसे कहते हैं स्टेबिलिटी का संकेत रहेगा। जी शुभमोय जी, क्रेडिट ऑफ टेक को आप कितना बड़ा कारक मानते हैं, खास तौर पर जब हम खर्च में बढ़ोतरी का जिक्र करते हैं, ऐसे में आम जन में क्रेडिट ऑफ टेक कितना बड़ा फैक्टर है जिसमें हम इस बात को लेकर जिक्र करते हैं कि भाई जीडीपी की जो तुलना हम बाकी वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं से कर रहे हैं उसमें हम हमेशा सुनहरे स्पॉट के साथ खड़े हुए हैं। क्रेडिट ऑफ टेक इनफैक्ट अगर आप देखें कि बैंकों से कितना ऋण कंपनियों ने लिया है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ने लिए हैं, अगर इनको अगर देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक उसमें एक काफी अच्छा बढ़ोतरी हुआ है। आपने नंबर्स का जिक्र किया और इसी नंबर्स को अगर आप देखें तो ये चीज कुछ एक महीने की बात नहीं, कई महीनों से ये क्रेडिट ऑफ टेक में बढ़ोतरी हो रही है। क्रेडिट ऑफ टेक में बढ़ोतरी की वजह से इससे क्या दिखता है? इससे ये दिखता है कि कंपनियों को अपने वर्किंग कैपिटल में यानी कि प्रोडक्शन प्रोसेस को बरकरार रखने के लिए या उसमें वृद्धि करने के लिए ज्यादा कैपिटल का जरूरत हो रहा है, और इसी कैपिटल को भरपाई करने के लिए वो बैंकों से ऋण ले रहे हैं। जी। बैंकों के लिए निश्चित ही ये बहुत अच्छी चीज है। और आप अगर देखेंगे कि एक और डेटा मैं आपका ध्यान आकर्षण करूंगा, कल ही हमारे बिजनेस स्टैंडर्ड रिपोर्ट न्यूज़पेपर में एक खबर आया था कि भारतीय कंपनियों का जीडीपी में उनका परसेंटेज 5% के करीब चला गया है। जी। ये बहुत बड़ा डेटा है। ये डेटा क्या बताता है आपको कि हम अगर काफी साल पीछे जाना पड़ेगा, यानी कि 2007-8 उस वक्त कंपनियों का शेयर भारतीय जीडीपी में 5% था, तो उसके बाद भी 5% कभी नहीं पहुंचा, उससे काफी नीचे उतर गया था, और अभी ये 5% तक जा रहा है। यानी कि कंपनियों की जो प्रॉफिटेबिलिटी है, कंपनियों की जो अर्निंग वो बढ़ के वहां तक पहुंचा है। बिल्कुल। कंपनी को इस प्रॉफिटेबिलिटी अर्निंग्स का जब अट्रैक्टिवनेस आ रहा है तो ये उनको फिर इंटरेस्ट करता है, एक्साइट करता है कि हम आगे निवेश को बरकरार रखें। और बिल्कुल शुभमोय जी, क्योंकि तभी हम बात करें कि कंपनियों की जो बैलेंस शीट्स हैं, जो उनके मुनाफे हैं, उसकी वजह से हम निवेश में उछाल की उम्मीद करते हैं। इसमें सबसे अहम अगर हम सर्विस सेक्टर की बात करें, खास तौर पर निर्यात के मोर्चे पर, सर्विस सेक्टर में आप कितना बड़ा आने वाले समय में उछाल देखते हैं? क्योंकि जब हम भारतीय अर्थव्यवस्था को और आगे बढ़ाने की बात करते हैं, आत्मनिर्भर बनाने की बात करते हैं, उसमें सर्विस सेक्टर का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, और सर्विस सेक्टर में खासकर अगर आप नजर दोहराएं कि आईटी कंपनी की तो हम बात करते ही हैं जी, लेकिन दूसरे कंपनीज जो डिजाइन में हैं, दूसरे कंपनीज जो टूरिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज, जो इंश्योरेंस, बैंकिंग सेक्टर खुद ही, इन सभी सेक्टर में भी आप देखेंगे सराहनीय उछाल आ रहा है। सर्विस सेक्टर में खासकर हम इसीलिए हम इसको नजर और भी अच्छा इसको गौर से देखेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे अगर हम पहले कह रहे थे कि गुड्स एक्सपोर्ट में एक मंदी चल रहा है जी, सर्विस एक्सपोर्ट उसकी भरपाई कर रही है। बिल्कुल। और सर्विस एक्सपोर्ट में चूंकि ये एक देश से दूसरे देश में जाने का जो प्रॉब्लम्स हैं उसका सामना नहीं करना पड़ता है, लेकिन आप सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि बहुत सारी कंपनियों ने
विदेशी कंपनियों ने भी भारत को अपना बेस बनाया है और यहाँ से वैल्यू एडेड सर्विसेज प्रोवाइड करने के जी। लिए, और ये कई क्षेत्रों के लिए है। जी। और ये सिर्फ रोबोटिक्स पर और इस तरह बहुत सारे सेक्टर्स है जिसका हम बाद में कभी चर्चा कर सकते हैं। कुल मिलाकर इसका क्षेत्र काफी बढ़ रहा है और ये एक एम्प्लॉयमेंट के लिए भी जी एक बहुत अच्छा सराहनीय कदम हो सकता है। जी। एक और जो अच्छी खबर इस पूरी रिपोर्ट में है वो फिजिकल डेफिसिट का जो वो टारगेट है जिसे लेकर हम चल रहे हैं और हम सही रास्ते पर हैं। इसको लेकर आप किस तरह से अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहेंगे, खास तौर पर जो खर्च है यानी व्यय की जब हम बात करते हैं उसको सूझबूझ से जो तमाम मंत्रालय हैं अगर वो कर रहे हैं तो जिस फिजिकल डेफिसिट लक्ष्य को हम पाने की बात करें हम उसी रास्ते पर चल पड़े हैं। हाँ, और मोटा मोटी अभी तक का यानी कि अभी नवंबर है तो हम लोग अभी अगर अगस्त तक एंड तक का अगर हम डेटा अगर देखें तो उसमें जिसका जब तक का फिगर अभी तक आया है तो उसका फिगर से मोटा मोटी ये दिख रहा है कि अगस्त में सितंबर तक का डेटा जो आया है इससे ये दिखता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में सरकारी खर्च कोई जिसे कहते हैं ऐसा कुछ घना एक्स्ट्रा एडिशनल खर्च लेकर सामने नहीं आया है जिससे कि प्राइवेट सेक्टर को ऋण उठाने में बैंकिंग सेक्टर से जिसका हम अभी पहले जिक्र कर रहे थे इसमें कुछ मुश्किल है। तो सीधी बात यह है कि सरकारी खर्चा अभी तक सीमित है और सीमित रहनी चाहिए खास क्योंकि उन सारी चीजों में जिनके खर्चे से लोगों को ज्यादा फायदा नहीं होगा जैसे पूंजी निवेश वगैरह इन सारी चीजों में सरकार की खर्च कुछ ज्यादा नहीं बनी है और डेवलपमेंट के लिए ये एक बहुत बड़ा अच्छा एक जिसे कहते हैं एक पोजीशन रहता है कि कंपनीज को हाई इंटरेस्ट रेट जी क्योंकि ऋण के अगर पैसे की बाजार में अगर कमी हो तो खासकर जो मीडियम एंटरप्राइजेस है स्मॉल एंटरप्राइजेस है उनके लिए मुश्किल हो जाती है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट भागता है जी तो वो नहीं भागता है और ये नहीं भाग और ये अगर ज्यादा ऊंचे मतलब हाई इंटरेस्ट रेट अगर ना बने तो उनके लिए अपने बिजनेस के लिए एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्शन करने का प्लान करने का एक कंफर्टेबल पोजीशन रहता है। और एक चीज़ बहुत अहम है यहाँ पर शुभमय जानने के लिए कि जब हम मुद्रास्फीति में नरमी की बात करते हैं उसमें ख़ास तौर पर कच्चे तेल की कीमतों में जो कमी आई है लेकिन एक तरफ मिडल ईस्ट में टेंशन भी चल रहा है उसको आप किस लिहाज से देखते हैं? हालांकि इस रिपोर्ट में साफ तौर पर ये इंगित किया गया है कि कहीं ना कहीं जब कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट है तो आपको जब हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं उसके दबाव को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। मुद्रास्फीति एक एरिया ऑफ कंसर्न है। हालांकि अभी जो लेटेस्ट डेटा आया है उससे दिख रहा है कि आरबीआई का जो पहल रहा है कि मुद्रास्फीति को रेट को कम रखने का वो सफल हुआ है 4.9% पे उतर आया है। लेकिन ये चीज मुद्रास्फीति आमतौर से तेल का आपने जिक्र किया इसी तरह से और भी कुछ वजह से जैसे हम सोना का इंपोर्ट करते हैं भारत में फेस्टिवल सीजन जैसे ही आता है तो गोल्ड इंपोर्ट भी जिसे कहते हैं एक होड़ लग जाती है जी। इन सब से देश के लिए प्रेशर जरूर डालता है जी। गोल्ड इंपोर्ट खासकर हमारे लिए इकोनॉमी के लिए कोई फायदा नहीं होता है लेकिन एक ड्रेन और फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर जी। तो इन को ये सब चीजें प्रेशर जरूर रहता है अर्थव्यवस्था के ऊपर लेकिन अगर हम दूसरे देशों के तुलना में देखें तो मुद्रास्फीति में डेफिनेटली बहुत ही कंफर्टेबल बिल्कुल ये कंफर्ट जोन रहना जरूरी है क्योंकि हम जो कोशिश कर रहे हैं उन सभी चीजों को चलाने के लिए जैसे हम कह रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट्स को स्टेबल रखेंगे तो मुद्रास्फीति को भी स्टेबल रहना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से जो तमाम बातें इस मासिक रिपोर्ट में कही गई हैं वो आर्थिक प्रगति की तरफ तो इशारा करती हैं साथ ही साथ सुदृढ़ अर्थव्यवस्था का भी संकेत देती है। बहुत बहुत शुक्रिया शुभमय जी इस शो पर आने के लिए और अपने विचार इस मंच से साझा करने के लिए। तो मासिक रिपोर्ट को लेकर तो अच्छी खबर थी ही लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था को कई और अच्छे संकेत भी मिल रहे हैं और इसी बीच एक और अच्छी खबर आई है। ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनली की एक जो ताज़ा रिपोर्ट है उसमें दिसंबर 2024 तक अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो वो 74,000 अंक का जो स्तर है उसे पार करने की उम्मीद रखता है। आइए कैसे
ये जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर पिछले कुछ समय से लगातार अच्छे संकेत मिल रहे हैं। भारत की विकास दर के ताजा अनुमान कई विकसित देशों से कहीं बेहतर हैं। इसी कड़ी में अब ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनली ने भी एक बड़ी खुशखबरी दी है। मॉर्गन स्टैनली की ताजा रिपोर्ट में भारतीय शेयर बाजार को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की गई है। इसमें बीएसई सेंसेक्स के अगले साल दिसंबर तक 74,000 अंक के स्तर को छूने की उम्मीद जताई गई है। फिलहाल बीएसई सेंसेक्स 66,000 के स्तर के आसपास कारोबार कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक आगामी लोकसभा चुनाव में मजबूत बहुमत वाली सरकार बने रहने का भारतीय शेयर बाजार को बड़ा फायदा मिल सकता है। साथ ही अमेरिका में मंदी का असर नहीं होने से सेंसेक्स को नई ऊंचाई छूने से कोई नहीं रोक सकता है। घरेलू विकास दर में मजबूती और कच्चे तेल की कीमतों में नरमी भी इसमें मददगार साबित हो सकती है। मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक की नीतियां भारत की इस विकास यात्रा को लगातार गति दे रही है। इनके चलते सेंसेक्स की आय सालाना 21% से ज्यादा की दर से बढ़ रही है। रिपोर्ट में शेयर बाजार में आगे और भी तेजी का अनुमान लगाया गया है। ब्रोकरेज फर्म का कहना है कि कुछ फैक्टर्स के दम पर बाजार 30% तक की तेजी के साथ 86,000 के स्तर तक भी पहुंच सकता है। हालांकि इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें $70 प्रति बैरल से भी नीचे आनी चाहिए। साथ ही महंगाई दर घटने की सूरत में आरबीआई की ओर से ब्याज दरों में बड़ी कटौती और विदेशी बॉन्ड बाजार में बड़ी हलचल नहीं होनी चाहिए। एक तरफ शेयर बाजार को लेकर आ रहे ये सकारात्मक अनुमान है, तो दूसरी तरफ मॉर्गन स्टैनली ने सेंसेक्स में गिरावट की भी एक स्थिति का अनुमान लगाया है। दरअसल मॉर्गन स्टैनली के मुताबिक चुनाव में आए अस्पष्ट जनादेश की स्थिति में सेंसेक्स 20% तक की गिरावट के साथ 51,000 के स्तर तक गिर सकता है। साथ ही अगर कच्चे तेल की कीमतें भी $110 प्रति बैरल को पार कर जाए और आरबीआई आर्थिक स्थिरता के लिए सख्ती बढ़ा दे तो सेंसेक्स में ये स्थिति देखने को मिल सकती है। अमेरिकी मंदी के कारण वैश्विक विकास दर का कम होना भी सेंसेक्स की इस गिरावट में भूमिका निभा सकता है। मॉर्गन स्टैनली की 2024 आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक सामान्य परिस्थितियों में भारत दूसरे उभरते बाजारों की तुलना में बेहतर आर्थिक प्रदर्शन करेगा। ऐसे में आगामी वर्ष में कंपनियों के वित्तीय परिणाम भी बेहतर रहने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब नजर डालते हैं कारोबार जगत से जुड़ी कुछ और अहम खबरों पर, लेकिन फटाफट अंदाज में। भारत समुद्री मार्ग से केले, आम, अनार और कटहल जैसे विभिन्न फलों और सब्जियों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए प्रोटोकॉल तैयार कर रहा है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने ये जानकारी दी है। फिलहाल इनमें अधिकांश का निर्यात कम मात्रा और अलग अलग पकने की अवधि के कारण हवाई मार्ग से हो रहा है। प्रोटोकॉल में यात्रा के समय को समझना, वैज्ञानिक रूप से इन वस्तुओं को पकने को समझना, एक विशेष समय पर कटाई करना और किसानों को प्रशिक्षण देना शामिल है। ये प्रोटोकॉल अलग अलग फलों और सब्जियों के लिए अलग अलग होंगे। जियो फाइनेंशियल सर्विस ने बॉन्ड के जरिए फंड जुटाने की खबरों का खंडन करते हुए कहा है कि कंपनी की कोई ऐसी योजना नहीं है। रिलायंस इंडस्ट्रीज से अलग होकर बनी कंपनी ने रेगुलेटरी फाइलिंग में जानकारी दी। कंपनी ने फंड जुटाने वाली खबरों को अटकलबाजी बताया है। गौरतलब है कि रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि जियो फाइनेंशियल अपने बॉन्ड इशू के जरिए 5,000 से 10,000 करोड़ रुपए जुटाने पर विचार कर सकती है। ग्लोबल इंजीनियरिंग सर्विसेज फ्रॉम टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ आज यानी 22 नवंबर को खुलेगा और 24 नवंबर को बंद हो जाएगा। कंपनी इस आईपीओ के जरिए 3,042 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रही है। कंपनी के आईपीओ का प्राइस बैंड 475 रुपए से 500 रुपए तय किया गया है। मंगलवार को कंपनी के शेयर निवेशकों के लिए खुले थे। गौरतलब है कि करीब 2 दशकों के बाद निवेशकों के लिए टाटा ग्रुप का आईपीओ आया है। क्वालिटी कंट्रोल की मदद से खिलौने की तरह कई अन्य उद्योगों के घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहन मिलने जा रहा है। अगले 3.5 साल में 217 आइटम पर क्वालिटी कंट्रोल नियम लागू होने जा रहे हैं। भारतीय मानक ब्यूरो ने इन सभी आइटम की सूची जारी कर दी है और आगामी 1 दिसंबर से लेकर वर्ष 2027 के मई तक इन आइटम पर एक करके क्वालिटी कंट्रोल नियम लागू होते रहेंगे। इन आइटम में घी, तेल, पैकिंग में इस्तेमाल होने वाले टीन से लेकर एसी से जुड़े कई आइटम हैं।
प्रवर्तन निदेशालय ने ए टेक फर्म थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड और बैजू रविंद्रन को 9,362 करोड़ रुपए की कथित हेराफेरी के मामले में विदेशी मुद्रा विनिमय प्रबंधन अधिनियम यानी फेमा के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया है। ईडी ने एक बयान में कहा कि उसने कंपनी को प्राप्त विदेशी निवेश और उसके व्यावसायिक आचरण के संबंध में विभिन्न शिकायतों के आधार पर जांच शुरू की थी। माइक्रोसॉफ्ट ने अपर्णा गुप्ता को ग्लोबल डिलीवरी सेंटर लीडर के रूप में नियुक्त किया है, जो इंडस्ट्री सॉल्यूशन डिलीवरी और व्यापक माइक्रोसॉफ्ट कस्टमर एंड पार्टनर सॉल्यूशन संगठन का एक हिस्सा है। ग्लोबल डिलीवरी सेंटर लीडर के तौर पर अपनी नई भूमिका में अपर्णा गुप्ता ग्राहक नवाचार और वितरण उत्कृष्टता, शीर्ष स्तरीय प्रतिभा के साथ क्लाउड विकास त्वरण, उद्योग की गहराई और भागीदार पारिस्थितिकी तंत्र की देखरेख करेंगी। रिन्यू एनर्जी ग्लोबल पीएलसी ने उच्च आय के कारण 30 सितंबर 2023 को समाप्त दूसरी तिमाही के दौरान 377.1 करोड़ रुपए का लाभ कमाया है। स्वच्छ ऊर्जा कंपनी ने पिछले वित्तीय वर्ष की जुलाई सितंबर अवधि के दौरान 98.6 करोड़ रुपए का घाटा दर्ज किया था। वित्त वर्ष 24 की सितंबर तिमाही में रिन्यू की कुल आय बढ़कर 2,863.2 करोड़ रुपए हो गई, जो एक साल पहले की तिमाही में 2,240.9 करोड़ रुपए थी। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड 29 नवंबर को होने वाली बोर्ड बैठक में चालू वित्तीय वर्ष के लिए अंतरिम लाभांश की घोषणा और उसके लिए रिकॉर्ड तिथि तय करने पर विचार करेगा। ये घोषणा राज्य के स्वामित्व वाली तेल विपणन कंपनी द्वारा सितंबर 2023 को समाप्त तिमाही के लिए 8,422 करोड़ रुपए का लाभ दर्ज करने के 3 सप्ताह बाद आई है, जबकि एक साल पहले की अवधि में कंपनी को 338 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग ने आईडीबीआई बैंक के रणनीतिक विनिवेश के लिए परिसंपत्ति मूल्यांकनकर्ता के लिए सितंबर में जारी की गई बोली को रद्द कर दिया और प्रस्ताव के लिए एक नया अनुरोध जारी करने की योजना बनाई है। इससे इस साल की शुरुआत में शुरू हुई बैंक की विनिवेश पहल में देरी हो सकती है। तो इकोनॉमी टुडे में आज के लिए बस इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आगे आप देख सकते हैं न्यूज़ 10 नई सहयोगी शरणिका के साथ। नमस्कार।